अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का होगा समापन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी छठ की शुभकामनाएं। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठव्रती महिलाएं और आईसीसी टी20 विश्व कप में आज से शुरू होगी सेमीफाइनल मुकाबले की जंग। अबू धाबी में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने होगी इंग्लैंड की चुनौती। 2019 के विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का बदला लेने उतरेगा न्यूजीलैंड। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार 15 से 22 नवंबर जनजातीय समुदायों के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2021-22 की एमपी लैंड फंड के लिए प्रत्येक सांसद को 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी लैंड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में टेक्सटाइल सेक्रेटरी की। एमएसपी कॉटन के लिए भी डिक्लेयर किया जाता है अलग अलग वैरायटी के लिए। जैसे इंडिया में जनरली और मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल होते हैं, उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड को जनरली 2 संस्थाओं को कहा गया है कि आप जैसे एफसीआई करता है फूड ग्रेन्स के लिए, तो वैसे ही बेसिकली कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे मंत्रालय में है और नाफेड, इन 2 एजेंसी जो होते हैं वो कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए डिटेल किए जाते हैं। लेकिन नाफेड जो है 6-7 सालों से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा है, तो केवल एक ही प्रोक्योरिंग एजेंसी है, वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, वो महाराष्ट्र में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक महाराष्ट्र की भी एक मार्केटिंग ग्रोवर फेडरेशन है, उनको एक सब एजेंट के लिए लेता है केवल महाराष्ट्र में। कोई महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, बट अदरवाइज जो है वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। करीब 143 डिस्ट्रिक्ट, 143 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने वो सेंटर करते हैं। जैसे इस साल के लिए उन्होंने 474 सेंटर्स बना रखे हैं। इन सेंटर्स पे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। अब ऐसा है कि जो प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी वैरी करता है। किसी साल प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है। जिस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर अगर मार्केट में चीज़ें हो रही हैं तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे फिलहाल जो अभी वर्ष साल शुरू हुआ है, कॉटन ईयर जो है वो शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेके अगले 30 सितंबर तक का। तो अभी जो कॉटन ईयर इसको कह सकते हैं 21-22 जो शुरू हुआ है कॉटन ईयर, इसमें अभी ऑलरेडी जो मार्केट प्राइसेज हैं वो जो मार्केट प्राइसेज आर मच हायर देन द एमएसपी प्राइसेज। तो अभी जैसे हमें प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
लेकिन पिछले 2 सालों से क्या हुआ था कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते विशेषकर केवल इंडिया में ही नहीं बहुत सारे स्पिनिंग मिल बंद थे, तो कंजम्पशन जो होना चाहिए वो कंजम्पशन काफ़ी घट गया था। अब जब डिमांड घटती है तो प्राइसेज घटती हैं, तो पिछले 2 सालों में प्राइसेज काफ़ी कम रहे, इसलिए एमएसपी ऑपरेशंस कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी किया। हमारे कंट्री में करीब 350 से 360 लाख बेल्स, जनरली कॉटन जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है बेल्स में, एक बेल्स जो होता है 170 केजी का होता है, तो 350 लाख बेल्स होते हैं। उसमें से करीब 1/3 प्रोक्योरमेंट जो है वो केवल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले 2 साल में किया, 19-20 में और 20-21 में। 19-20 में करीब 125 लाख बेल्स किए थे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसका जो एजेंसी था महाराष्ट्र में, जो मैंने बताया महाराष्ट्र का मार्केटिंग फेडरेशन, और 20-21 में करीब 100 लाख बेल्स का। तो इस ढंग से करके करीब 225 लाख बेल्स पिछले 2 सालों में 19-20, 20-21 जो थोड़े कोविड अफेक्टेड ईयर्स थे उसमें प्रोक्योरमेंट हुआ, जो करीब सीधे फार्मर्स के खाते में उसमें से करीब 55,000 करोड़ का की खरीदारी हुई और फार्मर्स के पास गया। लेकिन वही था कि अभी जैसे कॉटन के प्राइसेज बहुत बढ़ गए हैं, वैसी स्थिति 2 साल पिछले नहीं थी। तो कॉटन के चूँकि प्राइसेज कम थे, तो जो कॉटन को खरीदा तो एमएसपी के ऊपर, लेकिन जो मार्केट फोर्सेज उस समय काम कर रहे थे उसके अनुसार जो कॉटन कॉरपोरेशन ने बेचा, उसके लिए कॉटन कॉरपोरेशन को लॉसेस सहने पड़े। वो प्लस कुछ लॉसेज जो पहले भी 14-15 ऑनवर्ड्स भी हुए थे, वो भी कुछ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया था। तो पुराने और 19-20 और 20-21 के प्राइमरली, और कुछ पुराने जो 14-15 से लेके 18-19 तक के थे, वो सब मिला के ऐसा हो रहा था कि करीब 17,408 करोड़ की लायबिलिटी थी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये प्रोक्योरमेंट करता है वो बैंक से लोन लेके करता है, तो नेचुरली उस पर फिर इंटरेस्ट भी चलते रहते हैं। तो आज कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि ये 17,408 करोड़ जो हैं वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिए जाएं, सो दैट कॉटन कॉरपोरेशन जो अपना लोन भी चुकता कर पाए पूरी तरह, और अगले सीजन के लिए अभी तो फिलहाल तो आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन करीब 25,000 करोड़ हर साल वो लोन लेने की स्थिति में भी होता है। तो जैसे स्थिति अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकता है। लॉसेज जो कई बार होते हैं 2 कारणों से, एक तो है कि जैसा मैंने बताया कि अगर हमने ज़्यादा रेट पे खरीदा और मार्केट में कम रेट पे हुआ, उसके अलावा बाकी भी जो खर्चे होते हैं, गोडाउन के खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट जो आता है जो लोन लिया गया उस पर खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस पे खर्चे होते हैं, तो इन सबों मिला के लॉसेज पिछले 2 साल में हुए थे, जिसकी भरपाई करने की का आज कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है। तो ये तो पहला डिसीजन था जहाँ तक कि एमएसपी लॉसेज जो प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन को जो सीसीआई को हुआ। दूसरा फैसला था, जो दूसरा हमारा कैश क्रॉप होता है वो होता है जूट। जूट भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है और जूट इंडस्ट्री भी का भी अपना एक महत्व है। और जूट जो वैसे तो ज़्यादातर जूट जो है वो करीब 70% के आसपास जूट तो केवल वेस्ट बंगाल में होता है। प्राइमरली जो है वो जूट वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्रा, तेलंगाना ऐसे कुछ और स्टेट्स हैं जिसमें भी जूट उगाए जाते हैं। करीब यहाँ भी 40 लाख फार्मर्स जो हैं वो जूट ग्रो करते हैं। अब ये नहीं है कि ये 100% अपना सब कुछ केवल जूट ग्रो करते हैं, जूट एक क्रॉप के हिसाब से ग्रो करते हैं करीब 60 लाख लोग, और करीब 3.7 लाख लोग जो हैं वो जूट मिल्स में काम करते हैं। तो इनकी जीविका जो है वो काफ़ी हद तक जूट पे निर्भर करती है। अब ऐसा है कि आपको जैसे पता होगा कि 1987 में एक जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट आया था। उसका मेन पर्पस ये था कि एक मार्केट, एश्योर्ड मार्केट देने को जूट मिल्स को, एंड हु इन टर्न वुड बेसिकली जो जूट ग्रोअर्स हैं उनसे एक अच्छे प्राइस पे कर पाएँ। तो इसके लिए एक रिजर्वेशन ऑर्डर किया गया था। तो आज यही डिसीजन हुआ कि जो, और एक ये भी बता दें कि जो जूट जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट में जूट जितना भी आता है मार्केट में, वो जो जूट मिल खरीदते हैं उसमें से करीब 75% जो रॉ जूट है वो केवल सैकिंग के लिए यूज़ होता है, बैग बनाने के लिए, गनी बैग बनाने के लिए, जिसमें से करीब 90% गनी बैग जो है वो हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए आते हैं। तो प्राइमरली जो
जूट मिल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं, जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कुछ बनाने लगे हैं, कुछ जैसे शॉपिंग बैग वैग भी बनाने लगे हैं, बट प्राइमरी जो बनाते हैं वो बेसिकली सैकिंग बैग्स बनाते हैं, जिस सैकिंग बैग को प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो लोग उसको लेते हैं। करीब 8,000 करोड़ के आसपास का गनी बैग खरीदा जाता है। आपको बता दें कि यूपी सिंह जो कपड़ा मंत्रालय के सचिव थे वो प्रेस वार्ता कर रहे थे और बता रहे थे कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कॉटन एयर जो होता है इसमें काफ़ी उनको कोरोना के चलते हुए मार्केट प्राइसेस की उन्होंने बात बताई कि पिछले 2 सालों में काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस घाटे की अब भरपाई की जा रही है। फिलहाल जो कॉटन के मूल्य हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जूट का भी जिक्र किया कि जूट के जो बैग्स बनाए जाते हैं उन्हें कौन कौन सी कंपनीज खरीदती हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि कैबिनेट का जो किसानों के हित में लिया गया फैसला है वो भी काफ़ी कारामद है। फिलहाल आइए लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और एक बार फिर आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ फैसले लिए हैं और इसमें बताया गया था कि भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी। ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी देने के रूप में 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट बैग में पैक किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था, अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है पेट्रोल में, उसमें लगभग 20% उसको करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। और अफगानिस्तान की स्थिति पर नई दिल्ली में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद हो रहा है। ये संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। और इस संवाद में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए NSA अजीत डोभाल ने उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान पर की गई चर्चा सकारात्मक और उपयोगी साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगी। We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us
और कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं, आइए उस पर बातचीत करते हैं अपने राजेश राज से। जी राजेश, बताइए आज जो फैसले लिए हैं कैबिनेट ने, उसमें खास तौर से जो एमपी लैंड का जो फैसला लिया गया है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए रेशमा, जहाँ तक आज के कैबिनेट के फैसले का सवाल है, तो जो सबसे अहम फैसला रहा वो यही कि जो सांसद निधि का पैसा कोरोना काल में रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उस पैसे को फिर से रीस्टोर कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ रुपए सांसदों को आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए वो सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर 2 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर सकते हैं। जनता के जो वाजिब सवाल हैं, उनको जो वाजिब जो डिमांड उनका होगा, विकास के जो कार्य होंगे, उस पर सांसद जो खर्च कर सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ये जो पैसा था, ये पैसा कहीं ना कहीं होल्ड पर था, जिसकी वजह से सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्य को गति नहीं दे पा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा था। लेकिन कोरोना काल में चूंकि पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत थी और उन्हीं पैसों का उपयोग जो है वो देश के अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जा रहा था। तो सांसद निधि का पैसा जो है उसको रीस्टोर कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ सांसदों के लिए नहीं बल्कि जनता जो है, देश की जनता के लिए एक अच्छी खबर है कि सांसद अब अपने संसदीय क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक विकास कार्य पर पैसे जो है उसको खर्च कर सकते हैं। सरकार जो है उसको कैबिनेट से अनुमोदित कर चुकी है, कैबिनेट का मुहर जो है उस पर लग चुका है। दूसरा जो सबसे अहम फैसला रहा रेशमा, वो ये कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जो भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, भगवान बिरसा मुंडा के की जयंती के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसको कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। 15 से 22 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो वीक के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल, गौरव दिवस मनाया जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ही मनाया जाएगा। और ये भी बताया गया कि ये दिवस देश भर में आयोजित होगा और इसके लिए कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो अगर हम बिरसा मुंडा की ही बात करें तो बिरसा मुंडा के लिए जो कार्यक्रम होंगे राजेश, वो किस किस तरह के होंगे? क्या राज्यों को इसके लिए कोई स्कीम बताई गई है? देखिए, पूरे एक हफ्ते तक जो कार्यक्रम चलेगा वो कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो आदिवासी या जनजातीय लोगों के लिए उनको भगवान का दर्जा प्राप्त था, और सिर्फ जनजातीय लोगों के लिए नहीं बल्कि देश भर के लोगों को भगवान बिरसा मुंडा में आस्था है। जो उनके हुए बताए काम है, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, उस पर कैसे देश की जनता चले, इसके लिए ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं। कैबिनेट की स्वीकृति मिली है और 15 नवंबर को ये उम्मीद की जा रही है कि भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े जो नेता हैं उनके शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। तो 15 नवंबर को इस जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव दिवस, उसका जो है वो शुभारंभ होगा और वो एक हफ्ते तक देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता के तहत इसको मनाया जाएगा। यह एक भारत सरकार का एक, हम कह सकते हैं कि अभिनव फैसला है रेशमा, एक बेहतरीन फैसला है, क्योंकि जो समाज के जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो एसटी समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके जो आइकॉन है, उनके जो आइकॉनिक फेस है भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जयंती जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना, यह कहीं ना कहीं भारत सरकार के विल को दर्शाता है कि समाज के जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सम्मान किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस का जब इस 15 नवंबर से शुरुआत होगी, जब शुभारंभ होगा, तो कहीं ना कहीं देश के इतिहास की जो कड़ी है वो आगे बढ़ेगी। इतिहास में यह दिन जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और जनजातीय गौरव दिवस एक हफ्ते तक, एक सप्ताह के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के रूप में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक मनाया जाएगा। देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह
सम्मान जो है सिर्फ बिरसा मुंडा का नहीं, समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सम्मान होगा। बिल्कुल राजेश, ये कहा जा सकता है कि ये जो दिवस मनाया जा रहा है खासतौर से जनजातीय गौरव दिवस, और अगर हम कैबिनेट के दूसरे फैसलों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए हैं। उनमें चाहे आप ये बात करें कि उनके अंदर कहीं ना कहीं बेदारी लाने के लिए बात की जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि आम इंसान किस तरह से विस्तार कर सकता है अपने जीवन का या फिर बेहतर कर सकता है, इसके लिए कैबिनेट का जो आज फैसले हुए इसमें काफी हद तक आम इंसानों को जोड़ा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारत सरकार की ये कोशिश रहती है कि भारत सरकार हर हाल में आपको याद हो कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनकर संसद की दहलीज पर आए थे और जब पहली बार संसदीय दल के नेता के रूप में वो चुने गए थे, उस समय ही उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सरकार होगी। और वो कड़ी अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 7 साल के दौरान आपने देखा कि तमाम जो गरीब परक योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं, या फिर बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि छठ महापर्व पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। जिला प्रशासन पटना की ओर से आप सभी व्रतियों और उनके परिवार के सदस्यों को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन पटना आप सभी से अपील करती है, कृपया छठ पूजा के लिए नाव का प्रयोग नहीं करें। बच्चों का हाथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि छठ का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पटना से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ गए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सलमान, इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक जोश नजर आ रहा है। छठ के पर्व को लेकर आप इस वक्त कहाँ हैं, और अगर हम बात करें छठ की ही तो किस तरह से लोगों के अंदर आप जोश देख रहे हैं? देखिए, मैं पटना के रामजी चक घाट पे इस समय हूँ और यहाँ से आप ये दृश्य अभी हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और काफी हुजूम है लोगों का इस वक्त, और आस्था का एक मेला जिसे कहते हैं, आस्था का संगम है यहाँ पर। और आज पहला अर्घ्य दिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अर्घ्य अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। और जैसा कि हम दृश्यों में भी देख रहे हैं कि लोग अपने सर पे टोकरे लेकर के घाटों तक लगातार पहुंच रहे हैं, और काफी तादाद में बहुत खुशी के माहौल में, और साथ ही साथ लोग छठ के गीत गाते हुए जा रहे हैं। और ये सारा दृश्य अभी यहाँ पर उपस्थित है। लोगों में काफी जोश है, मेले जैसा दृश्य है और खुशी का माहौल है। हालांकि जो महिलाएं हैं उनको व्रत रखे हुए 12 घंटे से अधिक का समय हो गया है, 24 घंटे का समय हो गया है। कल सुबह तक ये 36 घंटे हो जाएगा। इस दौरान इन्होंने न तो खाना खाया है न पानी पिया है, और इसको लेकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए पूरी श्रद्धा से ये लोग घाटों पर पहुंचे। बिल्कुल सलमान, हम देख भी रहे हैं कि लोगों के अंदर बड़ा जोश है और बड़ी आस्था के साथ लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। ख़ासतौर पर हमने देखा था कि जो घाट हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से सफाई की जा रही थी, क्योंकि अभी कोरोना का जो संकट है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम इस बारे में बात करें तो कोरोना के कितने प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है वहाँ, और घाटों की कितनी हद तक सफाई की गई?
देखिए, घाटों की सफाई को लेकर के या जो रिवर एम्बुलेंस या फिर कहें कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तो अपनी जगह तैनात हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ क्रूज के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और एनडीआरएफ की जो रबर बोट्स हैं उन पर जो 9th बटालियन एनडीआरएफ के जवान सवार हैं और बराबर इस बात पर निगरानी रख रहे हैं कि कोई हादसा न होने पाए, कोई अप्रिय घटना न होने पाए। लेकिन जहां तक कोरोना के प्रोटोकॉल की बात है, ये बात तो पहले भी लोगों को बताई जा चुकी है कि जिन्हें वैक्सीनेशन हो चुका है वो घाट पर आए या भीड़ भाड़ की जगहों पे नहीं जाएं। लेकिन चूंकि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें कि इन चुनौतियों को ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए इसके नियंत्रण करने में। तो आप देख ही रहे हैं कि हुजूम काफी है और मास्क भी यदा कदा ही लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा अब हम ये कहें कि लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये आस्था का त्यौहार है और लोगों के अंदर एक जोश भी है इस आस्था को लेकर, इस पर्व को लेकर, और लोग पूरी तरह से छठ का जो त्यौहार है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के उसको भी फॉलो किया जाए। और साथ साथ जैसे कि अभी आपने बताया कि सिक्योरिटी का भी पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है। तो सलमान हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। सलमान, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? अभी हम देख रहे हैं जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी काफ़ी जोश नज़र आ रहा है और साथ में जो एक रंग बिरंगी छटा है वो भी हम देख रहे हैं। आपने वहाँ महिलाओं से बात की होगी, उनके अंदर कितना इस पर्व को लेकर जोश है, क्योंकि ख़ास तौर से देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो एक बहुत लंबा व्रत रखती हैं और सूर्य को अर्घ भी देती हैं। जी रेशमा, मेरी कई महिलाओं से बात हुई है, कुछ दृश्य आप देख ही रही हैं और ये त्योहार खासतौर से महिलाएं ज्यादा जोशो खरोश से मनाती हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई तो और मैंने पर्टिकुलरली यही सवाल पूछा कि 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी कल सुबह व्रत का पारण होगा, जब आप कुछ अन्न जल ग्रहण करेंगे आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि कमजोरी तो जाहिर है कि आएगी, लेकिन इतना उत्साह रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये 36 घंटे का वक्फा कितनी जल्दी गुजर गया। तो ये सारी चीजें महिलाओं में खास तौर से होती हैं और आप दृश्य में भी देखेंगे कि पुरुष जो हैं उन्हें मदद करने के लिए अपने सर पे टोकरे उठा करके ले जा रहे हैं और एक ही नहीं कई व्रती महिलाओं के जो सूप हैं जिसमें फल होता है और जो काफी भारी होता है वो सर पर उठा करके ले जाते हैं और जो महिलाएं हैं उनकी मदद करते हैं। महिलाएं खासतौर से बहुत चमकदार और रंग बिरंगे कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। पीला रंग तो एक धार्मिक रंग होता ही है, इसके अलावा जो चमकदार गोटी और किनारी वाले कपड़े साड़ियां पहन करके लोग गीत गाते हुए घाटों पर जाते हैं और अभी ये अर्घ्य देने का सिलसिला चल ही रहा है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि काफी जोशो खरोश लोगों में है इस वक्त और बहुत अच्छे ढंग से। बिल्कुल सलमान, इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि ये अर्घ दिया जाता है सूर्य को और उसकी उपासना की जाती है, साथ साथ इसको प्रकृति से भी जोड़ा जाता है कि कहीं ना कहीं ये त्यौहार प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति की इस दिन उपासना भी की जाती है। रेशमा, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं कि जमीन पर पेट के बल लेट करके एक महिला जा रही है घाट की ओर और ये इनकी मन्नत है। घर में कुछ मन्नतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए ये महिलाएं जो है व्रत रखती हैं कि हम ये हो गया तो हम इस तरह से भगवान भास्कर की पूजा करेंगे। और अब आप आते हैं आपके सवाल पर। सूर्य चूंकि धरती की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी सूर्य ना हो तो शरीर धरती पर कोई जीवन बचेगा ही नहीं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही ज्यादा सूर्य देवता को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है क्योंकि जीवन है, सूर्य है तो जीवन है और
पेड़ पौधे हैं, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना पृथ्वी पर नहीं की जा सकती है। तो ये जो वैज्ञानिक कारण भी है अपने आप में, और सूर्य का माना जाता है कि सूर्य के जन्म का छठा दिन है आज, इसीलिए इसको षष्ठी या छठ भी कहते हैं। तो सूर्य को की पैदाइश पे एक ये कह लें कि उसके जन्म का उत्सव भी है। बिल्कुल सलमान, ये कहा जा सकता है ये आस्था का एक तरह से पर्व है, और इसे खासतौर से अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं इस दिन मन्नत मांगती हैं और साथ ही साथ वो सूर्य को अर्घ देती हैं, और अपनी अपनी तरह से लोग इस दिन पूजा पाठ भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण कई जगह नदी सफेद जहरीले झाग से ढक गई है। इस बीच छठ व्रतियों के यमुना में स्नान करने की तस्वीरें सामने आने पर प्रदूषण को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इसे देखते हुए छठ पूजा के पहले अर्घ के दिन दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना का झाग मारने की पहल की। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना में बन रहे सफेद झाग को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 नावों को काम पर लगाया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मिलकर ये फैसला लिया है कि दो नाव के बीच रस्सी बांधकर झाग को हटाने का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा दिल्ली के कालिंदी कुंज में जहरीले झाग को घाट पर आने से रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए हैं। इस बीच दिल्ली के यमुना में जबरदस्त प्रदूषण, जगह जगह गंदगी के कारण उपज रहे झाग के बीच लोगों को छठ पूजा के लिए मजबूर होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सवाल किया कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र द्वारा दिए गए 2.5 हजार करोड़ रुपए का क्या हुआ। आज बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में आप सबसे ये जानकारी देने के लिए आए हैं। आप विचार करिए, प्रतिबंध लगना था जहरीले नालों पर जो यमुना जी को गंदा न करे, लेकिन प्रतिबंध लग रहा है आस्था के पर्व पर। योजना बननी थी यमुना को स्वच्छ करने की, लेकिन योजना बन रही है उस त्योहार को प्रतिबंधित करने की जिससे यमुना तट की सफाई होती है। बिना साफ किए वहां छठ की व्रती बैठ नहीं सकती। उसका बेटा, उसका पति, उसका पूरा परिवार उस मां के जाकर बैठने से पहले घाटों को साफ करते हैं। लेकिन योजना बन गई, इन्हें प्रतिबंधित करो, न साफ करेंगे और न साफ करने देंगे। यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और छठ का जो पर्व है वो भी मनाया जा रहा है। आइए इस बारे में शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि जो उन्हें एक रकम दी गई थी सफाई के लिए, उसका क्या रहा। निश्चित तौर पर आज देखें तो छठ के महापर्व पर यमुना का प्रदूषण दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनकर उभरा है और तमाम चिंताएं व्यक्त की गई हैं। जिस तरह से झाग दिखा और अब जब उस पर एक प्रयास शुरू हो रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा गया और इसमें ये कहा गया कि जब केंद्र सरकार की तरफ से 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया गया, तो ऐसे में इस तरह के हालात क्यों बने हैं। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर आप यमुना की लंबाई देखें उस लिहाज से दिल्ली में यमुना सिर्फ 2% में ही बहती है, अगर बाकी राज्यों में देखें जहां से यमुना बहती है। लेकिन जो प्रदूषण दिख रहा है उसका 80% कारण दिल्ली से होने वाला प्रदूषण है, जो यमुना में अलग अलग नालों के जरिए जो पानी गिरता है, प्रदूषण युक्त जो नाले जो बहते हैं, उसकी वजह से यमुना में आज इस तरह के हालात हैं कि जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं और छठी जो छठ का महापर्व है उसको भी मनाने में एक तरह से देखें तो दिक्कत आ रही। तो ऐसे में एक पत्र लिखकर केजरीवाल से सवाल पूछा गया है। बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि आखिर इन पैसों का क्या किया दिल्ली सरकार ने,
केवल विज्ञापन देने पर ही केजरीवाल सरकार का जोर रहता है, यमुना की सफाई पर नहीं। और हम जानते हैं कि पहले भी यमुना की सफाई का मुद्दा हो, दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो, बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर रहती है। बीजेपी का कहना है कि केवल विज्ञापनों के जरिए केजरीवाल सिर्फ दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं। वास्तविक तौर पर दिल्ली में चाहे प्रदूषण घटाने की बात हो या यमुना को निर्मल बनाने की बात हो, केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। तो एक बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यमुना की जो सफाई है उसे कर रहे हैं, की जा रही है। और कई जो इस वक्त मीडिया के रिपोर्टर्स हैं वो इस वक्त वहीं मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट पर, और उनसे बार बार सवालात भी किए जा रहे हैं। और वाकई अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो जाता है कि खुद जो मंत्री हैं, केंद्रीय